हेलो दोस्तों, मैं सुनील कृष्णा यूजीसी नेट ज्योग्राफी का सेक्शन पीडब्ल्यू पर फिजिक्स वाला पर आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास मानी जाएगी क्योंकि ये क्लास केवल इंटरेस्टिंग फैक्ट पर ही नहीं, ये एक बहुत ही कॉमन फैक्टर जो कि ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। पृथ्वी से थोड़ा दूर हटकर अगर हम इसको पृथ्वी को एक ग्रह के रूप में और चांद को एक सैटेलाइट के रूप में देखें तो चांद की एक पृथ्वी का बहुत अच्छा साथी है जो कि पृथ्वी पर निगरानी रखता है। तो आज की क्लास प्योरली पृथ्वी के पड़ोसी, पृथ्वी के उपग्रह, पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट चांद द मून पर बेस्ड होगी। ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास है और इससे बहुत सारी चीजें आप नई नई सीखेंगे जो आप लाइफ में कभी नहीं जानते। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ ज्योग्राफी का एक इंफॉर्मेटिव और एग्जाम ओरिएंटेड क्लास भी होगा जो कि यूनिट 1 के सेक्शन को, जियोमॉर्फोलॉजी के सेक्शन को कवर अप करेगा। तो आइए चलिए हम शुरू करें आज की क्लास जो कि बेस्ड होगी फैक्ट्स ऑफ द मून। ज्योग्राफी का यूजीसी नेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको चांद से रिलेटेड आते हैं और बच्चे नहीं कर पाते। उसी चीज को बहुत अच्छा प्रिपेयर करने और बहुत ही इजी तरीके से बुकिश लैंग्वेज को समझाने के लिए मैंने ये क्लास शेड्यूल करी और आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स वाला पर फिजिकल ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी जो कि यूनिट 1 का सेक्शन माना जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे आज मून के बारे में, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। चांद की एक फोटो कहीं कहीं पर धब्बे दिखाई देते हैं और कहीं कहीं पर यह चमकीला दिखाई देता है। तो मैं बता दूं, चांद एक ऐसी बॉडी है जो कि पृथ्वी अर्थ पर इसके चारों तरफ इलिप्टिकल शेप में घूमती है। कहते हैं कि चांद चमकीला और चांदनी कलर की रोशनी दिखाई देती है, लेकिन यह चीज आपको ध्यान रखना है कि चांद की रोशनी अपनी खुद की नहीं होती। चांद एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, पृथ्वी एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, लेकिन पृथ्वी हमें नीले कलर की दिखाई देती है, चांद हमें चांदनी कलर का दिखाई देता है। तो ऐसा आखिर क्या कारण है कि चांद हमें चांदनी दिखाई देता है? तो उसके पीछे रिफ्लेक्शन और कह लीजिए कि चांद का अपना खुद का एक अल्बीडो होता है। चांद सूरज की रोशनी से चमकता है, इसलिए हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। सूरज की रोशनी गर्म होगी, लेकिन चांद की रोशनी काफी ठंडी होती है क्योंकि वो डायरेक्ट ना आकर रिफ्लेक्शन के माध्यम से, परावर्तन के माध्यम से हमारे पास आती है। इस वजह से चांद की रोशनी जब पृथ्वी पर पड़ती है तो चांदनी कलर की बड़ी अच्छी जो है रोशनी दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि ये आपके शरीर को शीतलता प्रदान करती है। बट इसमें ज्योग्राफी का क्या क्वेश्चन बना? तो ज्योग्राफी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आखिर एल्बिडो क्या होता है। एल्बिडो का क्या मतलब है? मैं लिख देता हूं, एक टर्मिनोलॉजी है एल्बिडो, यहां पर लिख देता हूं। एल्बिडो क्या है तो बता दूं मैं, जिसकी अपनी खुद की रोशनी नहीं होती, नॉन ल्यूमिनस बॉडी होता है, वो किसी दूसरे के प्रकाश के कारण चमक उठता है। परावर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण उसी चमक को ही, उसी जो लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है, उसी लाइट को ही हम एल्बिडो कहते हैं। तो चांद का अपना खुद का एल्बिडो होता है, पृथ्वी का अपना खुद का एल्बिडो होता है। तो टर्मिनोलॉजी एक नई सीखी हमने, क्या? एल्बिडो। अगर हम पूछे पृथ्वी का अल्बीडो किस कलर का है तो ब्लू कलर का, चांद का अल्बीडो किस कलर का है तो बताएंगे चांदनी कलर का। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपका जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो ये है। और दूसरी बात कि लोगों को लगता है कि चांद एक ल्यूमिनस बॉडी है, तो बिल्कुल नहीं, ये नॉन ल्यूमिनस बॉडी में कंसिडर किया जाता है। तो आइए आज के इस यूनिट में जियोमॉर्फोलॉजी में एल्बिडो तो पढ़ लिया और चांद के बहुत सारे पहलुओं और इसके फैक्ट्स के बारे में अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड में मून के बारे में एक बड़ी अच्छी बात बताई कि पहले मून पृथ्वी का ही एक अंश हुआ करता था। कहते हैं पृथ्वी से एक ग्रह टकराया, शायद उसे कुछ वैज्ञानिकों ने अपने हाइपोथेसिस में, थ्योरीज में या अपने कॉन्सेप्ट्स में उन्होंने उसका नाम थिया दिया। थिया कहते हैं कि पृथ्वी और थिया टकराए और टकराने के कारण ही पृथ्वी का आकार जो कि गोल था, दो ग्रह टकराने के कारण इसका आकार
जियोइड शेप का हो गया, जियोइड शेप का हो गया। इस वजह से पृथ्वी अब हमें कैसी दिखाई देती है, ऐसी थोड़ी चपटी ऊपर से दिखाई देती है। ऐसा एक हाइपोथेसिस माना जाता है। थिया के टकराने के कारण ही पृथ्वी से एक टुकड़ा टूटकर पृथ्वी से काफी दूर जाकर इसके चारों तरफ इलिप्टिकल शेप में घूमने लगा, दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमने लगा, और यही कहलाया चांद। यही पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है। देख लीजिए, द टर्म मून टर्म फ्रॉम द डेब्रिस ऑफ द कोलिजन बिटवीन इन्फेंट्स अर्थ एंड द प्लैनेट दैट इज रफली द साइज ऑफ द मार्स, दैट्स नेम इज थिया। तो प्लैनेट अर्थ का, वो भी अपने शुरुआती दौर में, एक दूसरे प्लैनेट से टकराने से चांद एक टुकड़े के रूप में, एक छोटे पार्ट के रूप में, जिसको हम अंतरिक्ष का डेब्रिस, कूड़ा करकट कहते हैं, डेब्रिस के रूप में सामने आया और पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगा। अब इसके घूमने के कारण, इसके पथ के घूमने के कारण, कॉपरनिकस ने भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है। कॉपरनिकस, कैपलर, ये लोगों ने किसी भी ग्रह के या उपग्रह के घूमने के पीछे बहुत सारे नियम और हाइपोथेसिस एंड सिद्धांत बताए हैं। इसके पीछे मैं आपको सरल भाषा में बता दूं कि ये जो ग्रह या उपग्रह किसी तारे या अपने किसी एक पर्टिकुलर हेवनली बॉडी के चारों तरफ घूमते हैं, ना तो ये इसे छोड़कर दूर जाते हैं और ना ही ये इसमें वापस गिर जाते हैं। इस फोर्स के पीछे अगर हम सरल शब्दों में एक क्वेश्चन पूछ दें कि कौन सा फोर्स होता है, तो ग्रेविटेशन तो होता ही है, साथ ही साथ उसके पीछे कुछ और फोर्स होते हैं। उस फोर्स का नाम है, आपने सुना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बहुत जरूरी टर्मिनोलॉजीज हैं, जिसको अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल कहा जाता है, जिसके कारण ये कैपलर का नियम है कि ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में या उपग्रह अपनी निश्चित कक्षा में किसी एक पिंड को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण हुआ, दूसरे नंबर का क्वेश्चन कॉपी डाउन जरूर कर लिया करिए। हाथ में सामने स्क्रीन रखकर, कान में हेडफोन लगाकर कॉपी पेन लेकर बैठिए, और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं, जैसे एल्बिडो, अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल, क्यों आखिर ग्रह किसी तारे में या अपने सूरज में जाकर नहीं गिरता, या क्यों चांद पृथ्वी में जाकर नहीं मिल जाता, उसके पीछे कौन सा ग्रह, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके पीछे मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का कॉम्बिनेशन के कारण ऐसा होता है। तो चलिए आइए, चांद की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बात हमें समझ में आई कि दो ग्रह टकराने से चांद डेब्रिस के रूप में चारों तरफ पृथ्वी के घूमना शुरू कर देता है, जो कि एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। अगर हम बात करें कि चांद पूरे सोलर सिस्टम में किस नंबर पर आता है, तो बताएंगे बृहस्पति ग्रह का एक बहुत बड़ा उपग्रह है, उसका नाम है गैनीमेड। वही पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। इसके अलावा टिटैन्स है, और इसके अलावा और भी छोटे मोटे उपग्रह हैं जो 5 में, टॉप 5 में आते हैं। लेकिन अगर हम पूछें टॉप 5 में सबसे हाईएस्ट कौन सा माना जाएगा, तो गैनीमेड सबसे माना जाएगा। और 55 नंबर पर जो आता है वो कौन सा आता है, चांद हमारा सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट माना जाता है। अगर हम बोले कि इसके बारे में कुछ बताइए, तो बताएंगे गैलीलियो गैली, जिन्होंने एक दूरबीन का आविष्कार किया। वैसे तो दूरबीन बड़े लेवल पर अलग अलग लोगों ने आविष्कार किया है। एडविन हब्बल ने दूरबीन खोजी अच्छे लेवल की, गैलीलियो गैली ने दूरबीन बनाई, हर्शेल ने दूरबीन बनाई, और इन्हीं तीनों लोगों ने मिलकर, देखो ये सारी बातें नोट कर लेना चाहिए, मैं आपकी जगह रहता तो ये सारी बातें नोट करता कि दूरबीन की खोज करने वाले 2-3 लोगों के नाम ऑन द स्पॉट जुबान पर याद हो जाना चाहिए। गैलीलियो गैली, हर्शेल और एडविन हब्बल की खोज के कारण ही ब्रह्मांड को समझना बहुत आसान हो गया, और चांद की खोज सबसे पहले गैलीलियो गैली की ही दूरबीन से हो पाई। याद रखिएगा कब खोजा गया है, तो 1609। अब आप कहेंगे कि इसके पहले तो चांद था ही, हाँ, बट ऑफिशियली जो पढ़ाई से रिलेटेड है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अंग्रेज लोग इस समय हमारे ऊपर आ चुके थे, शासन करना शुरू नहीं किया था, मुगल साम्राज्य चल रहा था इस समय, उसी समय में रेनासा हुआ था। रेनासा क्या होता है, तो बताएंगे कि एक तरह का पुनर्जागरण इटली में, यूरोप में हुआ था, जिसकी वजह से लोगों ने धर्म को छोड़कर किसकी तरफ मूव किए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नई नई खोजें शुरू करी। इसी खोजों में
जो आजकल की आप टेक्नोलॉजी चीजें देख रहे हो उसी समय से शुरुआत हुई और इस समय में ढेर सारी दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था और उसी वजह से गैलीलियो गैली ने बड़ा अच्छा एक टर्मिनोलॉजी खोज दिया जिसका नाम दिया क्या, द मून। और इस पर अपोलो 11 नाम का 1969 में एक वो भी भेजा गया हम लोगों ने ताकि हम उसके बारे में केस स्टडी कर सकें कि आखिर मून क्या है। और केस स्टडी से पता चला कि मून के बहुत सारे फेजेस होते हैं। मून जो हमें दिखाई देता है इसके ऊपर ज्वालामुखी और समुद्र के निशान हैं। मून जो हमें दिखाई देता है इसकी स्टडी को सेलेनोलॉजी कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो हम लोग आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ फैक्ट्स और जो ओरल मैंने कुछ फैक्ट्स बताया है उसे भी नोट कीजिए। सारी चीजें पीपीटी पर लिखना मुश्किल होता है और इसी वजह से टीचर का लेक्चर ध्यान से सुनिए जो कि आपकी लाइफ में चार चांद लगा देगा इंफॉर्मेटिव तरीके से और तो और आपका एग्जाम ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड चीजें भी। और जब कभी भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनेंगे यूजीसी नेट के माध्यम से, मैं चाहूंगा और हमारी विशेष रहेंगी कि फिजिक्स वाला की तरफ से सभी आप लोगों को विशेष रहेंगी कि आप एग्जाम निकालिए और जब निकालिए तो सामने बैठे जो लोग हैं उन्हें और डिटेल नॉलेज दीजिए जो कभी किताबों में भी ना लिखा हो। तो इसलिए मेरी भी पूरी वही कोशिश है कि वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं को रिलेट करके चलिए। आज का जमाना है कि चीजों से, अप्लाइड साइंस से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, अप्लाइड ज्योग्राफी से, करंट अफेयर्स से, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से, नई नई खोजों से, साइंस से अपने आप को अपडेटेड रखिए, अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग बनाइए, स्मार्ट बनाइए। केवल ट्रेडिशनल और पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस पर ही बेस्ड नहीं होंगे, नए तरीके के क्वेश्चंस और नए टॉपिक्स जो आजकल आ रहे हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनाना बहुत जरूरी है। चलिए आइए हम देखते हैं कि अगला टॉपिक अगले स्लाइड से हमें क्या ज्ञान मिलने वाला है। चलिए ध्यान रखिएगा, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज मार्क्ड द डिफरेंट लूनर सीज दैट मेक द मैन ऑन द मून फेस। द मैन ऑन द मून फेस, कभी देखा होगा आपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब आप देखते हो तो चांद कभी देखा होगा ऐसा टाइप का, कभी ऐसा लगता है कि चांद मुस्कुरा रहा है या चांद आपको दिखाई देता है कि इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो मैंने शुरू में भी दिखाया था फिगर आप लोगों को जब क्लास शुरू करी थी अभी, तो उसने दिखाया स्पॉट्स हैं। ये स्पॉट्स इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि चांद का अपना एक फेस है, चांद का अपना एक चेहरा है। और ये चेहरा कभी भी देखोगे तो एक ही तरह का हमेशा दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी के देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि चांद जब अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है और वो पृथ्वी के चारों तरफ रिवॉल्यूट कर रहा है, पृथ्वी भी अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है और सूरज के चारों तरफ रिवॉल्यूट कर रही है, तो हमें चांद का केवल एक ही चेहरा, एक ही पक्ष क्यों दिखाई देता है? तो याद रखिएगा, इसकी रोटेशन स्पीड 24 घंटे है और चांद की भी लगभग अप्रोक्सीमेटली जो उसकी रिवॉल्यूशन स्पीड है वो बिल्कुल पृथ्वी के 24 घंटे के सेक्शन में ही पूरा करता है। और इसी दोनों के इक्वल होने के कारण 24 घंटे और लगभग 24 घंटे के कारण हमें चांद का केवल एक फेज ही दिखाई देता है। इसको कभी जब मैं 9वीं यूनिट को बहुत अच्छे से समझाऊंगा तो बताऊंगा कि इसमें पीएसएलवी और जीएसएलवी सैटेलाइट का भी कॉन्सेप्ट होता है, बट उसको टेक्निकल टर्म से अभी टच ना करके सरल भाषा में, बहुत ही जेनरस भाषा में इसको समझिए तो बहुत आसान हो जाएगा कि क्यों हमें चांद का केवल एक फेज दिखाई देता है। तो उसके पीछे क्या जेन्युइन कारण बताया मैंने, तो बताएंगे कि 24 घंटे और 24 घंटे का कॉन्सेप्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पता चली, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर मैंने पूछा, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको समझाया था कि व्हाट इज एल्बिडो, ये क्वेश्चन आ गया कि एल्बिडो क्या है, तो एग्जाम में क्या बताओगे? बहुत सरल तरीके से बताएंगे कि किसी नॉन ल्यूमिनस बॉडी का रिफ्लेक्शन किसी और ल्यूमिनस बॉडी के प्रकाश के कारण वो चमकता हुआ दिखाई देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्बिडो। जैसे प्रत्यक्ष एग्जांपल में आपको एल्बिडो का दिखाता हूं। जैसे आप देखेंगे कि इस बोर्ड के दोनों कॉर्नर्स पे हल्की हल्की शाइन्स है और व्हाइट कलर का कुछ चमक है, तो बोर्ड तो ब्लैक कलर का स्लाइड लगा हुआ है, बट फिर भी हल्की हल्की व्हाइट कलर की शाइन ये जो है, ये क्या है? ये अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रही, ये किसी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये व्हाइटिश दिखाई दे रहा। मेरे चश्मे में कभी कभी व्हाइटिश झलक आ रही, तो मेरा चश्मा लाइट इमिट डायोड नहीं है, ये लाइट इमिट नहीं कर रहा, लेकिन ये किसी के रिफ्लेक्शन के कारण
क्या कर रहा, लाइट प्रोड्यूस कर रहा, रिफ्लेक्ट कर रहा, इसी वजह से चश्मे का अल्बीडो या भी बोर्ड का अल्बीडो हो जाएगा। मेरी बात बहुत ही जेन्युइन तरीके से समझिए कि मैं क्या चाहता हूं, कठिन से कठिन बुकिश भाषा को आप अपनी डेली लाइफ की अप्लाइड चीजों में रखकर सीखिए, तब सीखना बहुत आसान हो जाता है। और मैं स्पेशली इसीलिए आया हूं कि आपको सरल तरीके से सिखा दूं। तो एल्बिडो क्या है, आज के बाद आपके सामने कभी एक क्वेश्चन आए टर्मिनोलॉजिकली ज्योग्राफी का, तो आप आसानी से उसे टैकल करके बता ले जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर मून की स्टडी को क्या कहते हैं। तो मैंने कहा चांद के बारे में जितनी तरह की स्टडी जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, ये कौन सी स्टडी में आता है? वैसे तो जियोमॉर्फोलॉजी में आता है, क्योंकि ये आकार और स्वरूप के बारे में है। पृथ्वी से संबंधित है, क्योंकि पृथ्वी का ग्रह अगर हम पढ़ रहे हैं, ऐसे पृथ्वी को एज ए ग्रह, एज ए प्लैनेट पढ़ रहे हैं, तो हम इसके उपग्रहों के बारे में भी पढ़ेंगे और इसके पेरेंट सूरज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसको जियोमॉर्फोलॉजी में तो रखा जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम चांद के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं सेलेनोलॉजी। एक नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए और देखिए कि इस थोड़ी देर की क्लास में आपको कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं। मेरा पूरा टारगेट होगा कि हम बड़े अच्छे से ढेर सारे पॉइंट्स को आपकी कॉपी में नोट डाउन करवा दें। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मून्स के अलग अलग क्या है, फिजिकल फीचर्स हैं, इसकी अपनी जो है जियोलॉजी है, क्योंकि मून के ऊपर मिट्टी, चट्टान, पठार, ज्वालामुखी, भूकंप सब कुछ आता है, तो इसकी अपनी जियोलॉजी है और इसके सरफेस के बारे में भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। चलिए, बट आज की क्लास मून की स्टडी में क्या क्या चीजें आती हैं, इसके सरफेस, इसके इंटरनल, इसके स्ट्रक्चर, इसके जियोमॉर्फोलॉजी, इसके जियोलॉजी और इसके ऊपर अंदर इसके पाए जाने वाले तत्व, इसके ऊपर पाए जाने वाले ज्वालामुखी, इसके ऊपर पाए जाने वाले बर्फ, इसके ऊपर पाए जाने वाले समुद्र आदि चीजों के बारे में जो स्टडी होती है उसी को हम सेलेनोलॉजी कहते हैं। बट हम आज की क्लास में पूरे चांद की केस स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वैज्ञानिक नहीं बनना, हमें सिंपल सा यूजीसी नेट का एग्जाम निकाल लेना है और चांद से संबंधित जितने क्वेश्चन आएंगे हम उसे टैकल कर ले जाएं, यही हमारा आज का टारगेट होगा। तो आइए चलिए हम देखें कि फेजेस ऑफ मून, मून के अलग अलग फेजेस हैं, उन्हीं सारे फेजेस को हम आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। शायद आपको पता होगा अमावस्या और पूर्णिमा, यही दो फेजेस आप जानते हो, बट मैं सॉरी आज की क्लास में जो बताऊंगा वो ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो अप्लाइड लेवल पर यूज किए जा रहे हैं, तो आपको वो अलग फैक्टर्स भी पता होना चाहिए। तो शुरुआत क्लास की होती है कहां से सॉरी, द मून, जिसे न्यू मून हम लोग अमावस्या कहते हैं। अमावस्या, इस दिन चांद बिल्कुल डार्क हो जाता है, कुछ नहीं दिखाई देता, इवन आसमान भी बिल्कुल काला होता है, काली घनी अंधेरी रात होती, ठीक है। और इसी सिचुएशन को जब चांद पूरी तरह से छुप जाता है, उसका कोई भी एल्बिडो या किसी भी तरह का प्रकाश नहीं दिखाई देता, वो मैंने इसलिए हल्का हल्का लाइट पीछे यहां बना दिया ताकि ये ऐसा ना लगे कि, क्योंकि अगर मैं इसको भी ब्लैक कर देता तो आपको चांद दिखाई नहीं देता ब्लैक स्क्रीन पर, इसीलिए मैंने इसे क्या किया, हल्का सा शाइनी दिखाया। बट ऐसा नहीं होता, ये ग्रहण की सिचुएशन है, ये एक्लिप्स की, लूनर एक्लिप्स की सिचुएशन है, बट हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे अभी आज की क्लास में। आज की क्लास में हम बस कुछ फेजेस जानेंगे चांद के बारे में। याद रखिएगा, चांद जब पूरी तरह से अपना एल्बिडो खो देता है और बिल्कुल काले रंग का दिखाई देता है, आसमान में दिखेगा ही नहीं कि कहीं चांद है, तो उस सिचुएशन को ही अमावस्या या न्यू मून कहा जाता है, ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे तो बहुत इजी शब्दों में मैंने इसको लिखा हुआ है, बट जो मैंने समझाया उस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अमावस्या को ही न्यू मून कहते हैं। न्यू मून इसलिए कहते हैं क्योंकि अब चांद का कुछ फैक्टर दिखाई देना शुरू होगा, नए तरीके से इसकी जिंदगी शुरू होगी। फुल मून किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि सर, फुल मून का मतलब होता है जब कभी भी चांद पूरी तरीके से एकदम शाइनी सिल्वर कलर का फुल एल्बिडो अपना दिखाई दे, उसको हम कहते हैं फुल मून। जैसे अब देखो, आसमान में चांद 100% रूप में दिखाई दे रहा है, कहीं से कुछ कटा, छटा, छोटा या कोई और फैक्टर नहीं है, तो इसी सिचुएशन को हम पूर्ण कहते हैं। इसी से बना है पूर्णिमा, इसी से बना है पूर्णिमा। याद रखिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, फुल मून का कॉन्सेप्ट देते हैं। पूरा चांद दिख गया तो इसको हम पूर्ण कहते हैं, इसी वजह से इसका नाम है पूर्णिमा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इस क्लास में मैं आप लोगों को लूनर एक्लिप्स नहीं पढ़ा रहा,
लूनर एक्लिप्स नहीं पढ़ा रहा, इसका मतलब होता है चंद्र ग्रहण। ये आप लोगों को मैं होमवर्क में देना चाहता हूं, ये आपका होमवर्क होगा। एक बारी घर से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ जाइए। 3 बॉडी होती हैं, पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा। इन्हीं तीनों के अपने प्लेसेस चेंज करने के कारण ही कभी चंद्र ग्रहण लग जाता है तो कभी सूर्य ग्रहण लग जाता है। चंद्र ग्रहण को हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं और सूर्य ग्रहण को हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ये आज आपका होमवर्क है। ये क्लास मैं आपको अगली वीडियो में डेफिनेटली समझाऊंगा, लेकिन पहले आज घर जाइए और इस सेक्शन को अच्छे से पढ़िए कि आखिर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आज की क्लास में एक वर्ड लिखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं सीजीगी। याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं युति वियुति। हिंदी में कठिन वर्ड आ जाता है, इसी वजह से इसको मैंने इंग्लिश में बताया सीजीगी। याद रखिएगा, इसको हिंदी में युति वियुति के नाम से जाना जाता है। आखिर ये सिचुएशन क्या होती है, पल भर के लिए सोचिए कि आखिर सीजीगी क्या है। तो मैं बता दूं, बहुत ही सरल तरीके से फिगर देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि जब सूरज, सन, अर्थ और मून तीनों एक लीनियर इक्वेशन में 180 डिग्री में एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जब कभी भी एक सीधी रेखा में आ जाती है, बिल्कुल 180 डिग्री की लाइन, एक पैटर्न, एक लीनियर इक्वेशन बनाती है, उसी सिचुएशन को सीजीगी का दर्जा दिया जाता है। खास तौर पे ये सीजीगी 3 बॉडी को लेकर चलती है, स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट, जिसमें सन स्टार है, अर्थ प्लैनेट है और मून हमारा सैटेलाइट है। ये तीनों एक ही सीधी रेखा में आ जाते हैं। इन्हीं सेलेस्टियल बॉडी के लीनियर इक्वेशन का नाम ही क्या है, सीजीगी, जिसमें सी फॉर सन है, ZY फॉर मून है और गी ज्योग्राफी से बना है, गी, ठीक है। कहीं पर गी आ जाए, जी आ जाए, जियो आ जाए तो इसका मतलब होता है पृथ्वी, तो गी का मतलब क्या हो जाता है, अर्थ हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, अर्थ। तो ये तीनों एक सीधी रेखा में आते हैं। इसी ज्योग्राफिकल फेनोमेना को इसी ज्योग्राफिकल घटना को जो आसमान में, अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में होती है, इसी को हम कहते हैं क्या, सीजीगी की घटना। इसको अगर शब्दों में देखें, जो पिक्चर के माध्यम से या एक्सप्लेनेशन करके मैंने जो समझाया, हिंदी में समझाया, अगर आप इसके जो है को पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके सामने अवेलेबल है। बट देयर इज नो नीड टू गो थ्रू ऑल दीज काइंड ऑफ बुकिश लैंग्वेज, बिकॉज आई एम मेकिंग ऑल दीज बुकिंग लैंग्वेज इन अ लेमैन स्टाइल सो दैट इट कैन बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर योर mind, so that you can get the good approach and the concept in such a way that you will be literally feeling that I can write it down and I can tick the questions correct when it will be asked in the examinations. Is that clear? By the way, चलो सीजीगी क्या होती है, तो सीजीगी एक तरह का एस्ट्रोनॉमिकल टर्म है जो कई साल बाद सेलेस्टियल बॉडीज को एक अलाइंड और स्ट्रेट सेक्शन में लाकर रख देता है। और इसी सिचुएशन को एंशिएंट ग्रीक भाषा में सुजुगाई के नाम से, यूनियन या योकिंग के नाम से बनाया गया, सीजीगी। सीजीगी इसी सिचुएशन को हम कहते हैं, जो कि एक एंशिएंट ग्रीक नाम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सुपर मून की सिचुएशन क्या होती है। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, मैंने कहा था ना आज की क्लास में एक इंटरेस्टिंग और अच्छी टर्मिनोलॉजीज और जॉब ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जियोमॉर्फोलॉजी के तहत, सेलेनोलॉजी के तहत हम लोग स्टडी करेंगे। तो जरा मुझे बताइए, सामने स्क्रीन पर देखकर क्या लग रहा, सुपरमून। सुपरमून क्या होता है, कभी कभी, क्योंकि समझिएगा इस सिचुएशन को, अगर मैं कहूं कि ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ चंद्रमा एलिप्टिकल शेप पर घूमता है, जिसको हम दीर्घवृत्ताकार पथ कहते हैं। कभी कभी चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर चला जाता है, इसकी डिस्टेंस बहुत हो जाती है, लेकिन कभी कभी चंद्रमा घूमते हुए पृथ्वी के बहुत पास आ जाता है।
तो कई साल बाद ऐसा होता है, 5 साल में हो सकता है, 2 साल में हो सकता है, कभी कभी 20-20 साल बाद ऐसा होता है कि चंद्रमा पृथ्वी के इससे मिनिमम डिस्टेंस पे आ गया है। मिनिमम डिस्टेंस मे बी पॉसिबल, यहां पर आपको मिनिमम डिस्टेंस लग रही, लेकिन मुझे यहां पर मिनिमम डिस्टेंस लग रही, सबसे नियरेस्ट आ जाता है जब पृथ्वी के। तो इसी सिचुएशन में चंद्रमा पृथ्वी के पास होने के कारण बहुत किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो जाती है, और जिसकी वजह से चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई देता है। और इसी बहुत बड़े चंद्रमा को हम क्या बोलते हैं? सुपर मून कंडीशन बोलते हैं। अब आप देखिए, चांद नॉर्मली इतना बड़ा आसमान में दिखाई देना चाहिए था, लेकिन देखिए कितना बड़ा चांद दिखाई दे रहा है, और वो भी ये थोड़ा सा आधा चांद दिखाई दे रहा है। सोचिए ये कितना बड़ा हो जाएगा, क्यों बड़ा दिखाई दे रहा है? तो बताएंगे कि सर, चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाता है, इसी कारण इस वाले चंद्रमा को जो पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है, इसी को हम बोलते हैं सुपर मून। इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं, क्योंकि चंद्रमा में खुद का ग्रेविटेशन फोर्स होता है। चंद्रमा के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, पास आ जाने के कारण अर्थ पर ज्यादा ग्रेविटी लगती है, और इसके कारण जो टाइड्स आते हैं, समुद्र का पानी जिसको हम ज्वार भाटा कहते हैं, टाइड्स एंड एब्स, ये काफी मात्रा में ऊपर उठते हैं। कहीं कहीं पर जो है वो कोस्टल एरियाज में तबाही हो सकती है। किसी किसी चंद्रमा के ग्रेविटेशन के कारण किसी किसी के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा से निकलने वाली कुछ रेज भी हैं जो बहुत पास से जाती हैं, और किसी के मस्तिष्क और जो कमजोर लोग हैं, जैसे प्रेग्नेंट वुमन है या कुछ दिव्यांग लोग हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है, जिसको हम ज्योतिष शास्त्र से भी कभी कभी जोड़ते हैं कि भैया ग्रहों का तुम्हारे ऊपर असर पड़ता है। बट हम अभी वो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, वो मैं जब एक जेनरस वीडियो बनाऊंगा तब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्या दिखाना चाहता हूं मैं, कि मनुष्य के शरीर में भी 70% पानी है, और पृथ्वी पर भी 70% पानी है, और चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण जमीन का, पृथ्वी का पानी भी हाई टाइड्स और हाई एब्स के रूप में ऊपर उठता है, समुद्र का जल स्तर ऊपर बढ़ जाता है। तो सोचिए, मनुष्य के शरीर में भी तो 70% पानी है, और चंद्रमा जब पृथ्वी के पास आ जाएगा तो चंद्रमा की ग्रेविटी भी तो मनुष्य के शरीर पर लगेगी, और हो सकता है कि उसके अंदर कुछ तरह की चेंजेस आए। तो मे बी पॉसिबल ऐसा होता है। इसके बारे में हम कभी साइंटिफिक तरीके से डिस्कशन करेंगे। बाय द वे, सुपर मून क्या होता है? एवरीबॉडी गॉट इट? और याद रखिएगा, आज के बाद एक टर्मिनोलॉजी, 3 टर्मिनोलॉजीज से 4 टर्मिनोलॉजीज आज हमने सीखी। आखिर फेजेस ऑफ द मून में हमने सीखा कि न्यू मून क्या है, अमावस्या क्या है, फुल मून क्या है, पूर्णिमा क्या है, और हम लोगों ने देखा बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सीजिकी क्या है। सीजिकी के बाद हम लोगों ने देखा कि सुपर मून सिचुएशन क्या होती है। इसको मैं एक रिटन फॉर्म में भी आपको दिखा दूं। जब चांद बहुत बड़ा दिखाई दे, पूर्णिमा का, और बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट टू द अर्थ हो जाए, पृथ्वी के बहुत पास हो जाए, तो इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? सुपर मून। ये कब होता है? पेरी जी से संबंधित। अब मैं बता दूं, पेरी जी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा जरूर बताऊंगा आज की ही क्लास में। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, और अभी अगली जो आने वाली स्लाइड्स होंगी, लास्ट की 2, उसमें हम एपोजी, पेरी जी, एपीहिलियन और पेरीहिलियन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम उपभू, अपभू, उपसौर और अपसौर कहते हैं। ठीक है, बट अभी सारा कंसंट्रेशन लगाए रहिए कहां पर? आखिर सुपर मून क्या होता है? 1 नंबर का अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप उसे बहुत ही जेन्युइन तरीके से, लेमैन स्टाइल में, कठिन से कठिन चीजों को समझा सके। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हम देख सकते हैं कि ब्लू मून क्या होता है। आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा फिगर देखकर कि सर नीले रंग का चांद दिखाई देता है तो ब्लू मून होता है। तो मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका दिमाग भी आपको कभी कभी धोखा दे सकता है, क्वेश्चन भी कभी कभी आपको धोखा दे सकता है। तो अगली टर्मिनोलॉजी है हमारी, ब्लू मून क्या होता है। तो आप सिंपल सा सोच रहे होगे, ऑप्शन में दिया होगा कि जब चंद्रमा नीले रंग का एल्बिडो प्रोड्यूस करता है तो हम उसे ब्लू मून कहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि इट इज टोटली डिनाइड, नहीं सही है, गलत है। तो सही आंसर फिर क्या है? तो मैं बता दूं, जब एक ही मंथ में 2 बार पूर्णिमा पड़ जाती है, 2 बार पूर्णिमा पड़ गई, मतलब 2 बार फुल मून हो गया, तो दूसरी बार वाला चांद ही क्या कहलाता है? ब्लू मून कहलाता है। ये इंग्लिश के कहावत के आधार पर बना हुआ है। वंस इन अ ब्लू मून, सुना होगा इसका मतलब, वंस इन अ
ब्लू मून, इसका मतलब होता है भैया ईद के चांद हो जाना, बहुत रेयर हो जाना। ठीक है, अरे यार आजकल तुम दिखाई नहीं देते, तो यू आर अ ब्लू मून, यू अपीयर्ड वंस इन अ ब्लू मून, मतलब तुम बहुत रेयर हो गए हो आजकल, ये चीज बहुत रेयर है, तो उसको रेयर सरल शब्दों में इंग्लिश की भाषा में कहते हैं, लेकिन अगर इसको इडियोमिक एक्सप्रेशन में कहेंगे तो बोलेंगे वंस इन अ ब्लू मून। तो ब्लू मून का कॉन्सेप्ट इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी इडियम फ्रेजेस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बहुत ही रेयर घटना। अब ये ऐसा फेनोमेना है, एक महीने में अधिक से अधिक एक ही पूर्णिमा लग सकती है, क्योंकि 14-14 दिन का इसका फेज होता है। लेकिन बहुत ही रेयर केस में कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही महीने में, जो कि खास तौर पे जुलाई और अगस्त के सेक्शन में होता है, 2 बारी पूर्णिमा लग गई। दूसरी वाली पूर्णिमा को, उसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं है, बस दूसरी वाली पूर्णिमा के चांद को हम ब्लू मून कहते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश के कथा पर आधारित है। मेरी बात सबको समझ आई? एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको याद जरूर रखिएगा। तो व्हाट इज अ ब्लू मून? It is based on the idiomic expression in English that once in a blue moon, the meaning of once in a blue moon is very rare. On the basis of this idiom, the phenomena is happening in the universe, in the sky. That is why its name held the blue moon, because in 1 month there would be two full moons, and the second full moon will be called the blue moon. It is not directly, or anyhow it is not related to the color blue. Is that clear? Let's go ahead and आगे बढ़ते हैं कि ब्लू मून के बाद अगला क्या आएगा। तो ब्लू मून क्या होता है, देखो लिखा हुआ सेकंड फुल मून, कैलेंडर मंथ, एक ही महीने में सेकंड ब्लू मून जो आता है, इसी सेकंड ब्लू मून को ही हम क्या बोलते हैं, दूसरे वाले चांद को ही एक महीने में, मैं फिर से समझा दूं अगर कठिन लग रहा है, एक ही महीने में एक पूर्णिमा पड़ती है, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन एक महीने में 2 बारी पूर्णिमा पड़ गई, बहुत रेयर घटना है, हो सकता है ऐसा। ठीक है, और मैंने कब कहा, क्योंकि जुलाई और अगस्त 31 महीने के होते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी 31 महीने का और अगस्त भी 31 महीने का। तो एक बहुत ही क्लोज रिलेशन बनता है। जुलाई और अगस्त की सिचुएशन में ही ऐसा होता है कि वंस इन अ ब्लू मून आपको देखने को मिलेगा, जो कि ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। एक ही महीने में 2 पूर्णिमा पड़ गई, दूसरी वाली पूर्णिमा को हम ब्लू मून कहते हैं। चलिए, खैर बाय द वे आगे बढ़ते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है ब्लड मून। देखकर ही लग रहा है कि चांद के अलग अलग फेजेस होते हैं। जब आप देखेंगे कि चांद बिल्कुल खत्म था, फिर धीरे धीरे जो है वो क्या करता है, पहले तो पूर्णिमा थी, और पूर्णिमा से धीरे धीरे खत्म होते 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 वो क्या होता है, पूरा चांद बन जाएगा, और उसके बाद एकदम गायब हो जाएगा। ये सिचुएशन आ जाती है। तो इसमें आपको फुल मून और न्यू मून दोनों दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ब्लड मून क्या होता है, तो बताएंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि चंद्रमा पृथ्वी के जब बहुत पास आता है और वो थोड़ा लाल रंग का दिखाई देता है। लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, तो इसके पीछे स्कैटरिंग एंड डिस्पर्स्ड ऑफ लाइट का भी कॉन्सेप्ट आता है, जिसको विबग्योर कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, VIBGYOR, विबग्योर कहते हैं, जिसमें लाल रंग काफी ज्यादा इमिट होता है, और जिसके कारण चंद्रमा हमें कभी कभी लाल रंग का दिखाई देता है, और लाल कलर का ब्लड भी होता है, इसी वजह से हमने इसका नाम ब्लड मून रखा हुआ है। ये उतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये पढ़ाया, और इसको एक बार जरूर पढ़ जाइएगा। आई एम जस्ट गिविंग यू, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार पढ़िएगा, देखेगा कि आखिर ब्लड मून क्या होता है, और इसका हार्वेस्ट करना, फसलों की कटाई से भी लेना देना होता है क्या, कुछ 1 नंबर का क्वेश्चन है, और जरूर पता करिएगा। आगे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एपोजी और पेरिजी क्या है। लेकिन एपोजी और पेरिजी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि अभी तक की टर्मिनोलॉजीज को आप कॉपी पर लिख ले, रिवीजन कर ले, इसको समझ ले। एपोजी और पेरिजी को समझाने से पहले, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझा हुआ है, बट मैं इसको अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आखिर एपोजी और पेरिजी क्या होता है, समझिएगा। अर्थ के चारों तरफ चांद इलिप्टिकल शेप में घूमता है, ठीक है। अर्थ
को जी बोलते हैं, अभी मैंने कहा, याद रखेंगे जी। एपोजी जो होता है और पेरीजी जो होता है उसकी डिस्टेंस से ही रिलेटेड होती। बहुत ही सरल तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे आराम से टेक्निकल चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बताया मैंने? जी का मतलब होता है अर्थ, चांद पृथ्वी के चारों तरफ इलिप्टिकल शेप में घूमता है। तो कभी चांद पृथ्वी के बहुत पास आ जाता है, जैसा कि अभी मैंने बताया था ये सुपरमून वाली कंडीशन, और कभी एक सिचुएशन आती है कि चांद पृथ्वी के बहुत दूर चला जाता है। दिन में 12 बजे और रात में 12 बजे चांद पृथ्वी के बहुत पास आ जाएगा, लेकिन शाम के 6 बजे और भोर के 6 बजे चांद पृथ्वी से बहुत दूर चला जाता है। तो जब चांद और पृथ्वी की मैक्सिमम डिस्टेंस होती है चांद और पृथ्वी के रेफरेंस में, तब इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एपोजी, या कभी कभी इसको हम एपोजी डबल ई जी वाला भी बोल देते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस को हम एपोजी बोलते हैं, और मिनिमम डिस्टेंस को जो वर्ड आता है वो आ जाता है पेरीजी, जिसको हम पेरीजी भी बोल देते हैं। याद रखिएगा, जी का मतलब होता है पृथ्वी, पेरी का मतलब होता है पास, और एपो का मतलब हो जाता है दूर। याद रखेंगे अब से, पेरी कहीं पर भी लग गया तो पेरी का मतलब होता है पेरीफेरल, पेरीफेरल मतलब होता है उसके आसपास, एपो का मतलब हो जाता है उससे थोड़ा सा दूर, तो एपो का मतलब हो जाता है दूर। तो अगर मैं इसको टेक्निकली समझाना चाहूं तो क्या समझाया मैंने? पेरी का मतलब होता है पास, और एपो का मतलब कहीं पर भी लग जाए, एक तरह का रूट वर्ड है जिसको सफिक्स या प्रीफिक्स से भी समझ सकते हो, इसका मतलब हो जाता है दूर। और जी का मतलब क्या हो जाता है? पृथ्वी। तो जब कभी भी पृथ्वी अर्थ के रेफरेंस में चांद की स्टडी करेंगे तो उसको एपोजी और पेरीजी से बताएंगे। जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसको एपोजी बोलते हैं, और जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसे पेरीजी का नाम दिया जाता है। चलिए आइए देखते हैं हम इसको फिगर के माध्यम से। अर्थ के रेफरेंस में मून बहुत पास है, इस घटना को हम बोल देंगे पेरीजी। अर्थ के रेफरेंस में मून बहुत दूर चला गया, इस घटना को बोल देंगे एपोजी। एपो का मतलब होता है दूर, पेरी का मतलब होता है पास, और सेंटर में कौन है? जी, पृथ्वी, इस वजह से इसको बोलेंगे जी। अब इसी की टर्मिनोलॉजी को, एपोजी और पेरीजी को मैंने यहां लिखित रूप में भी समझाया हुआ है, इसको अभी समझाऊंगा मैं, लेकिन इसी के रेफरेंस में एपीहिलियन और पेरीहिलियन का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको समझाने पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। बट जो मैंने एपोजी और पेरीजी बताया, आइए हम उसको एक बार लिखित रूप से भी देख लें कि आखिर जेन्युइनली बुक में क्या लिखा हुआ है। तो एपोजी और पेरीजी एक तरह का फिनोमेना होता है, पॉइंट होता है, जो कि मून्स के ऑर्बिट से रिलेटेड होता है। जब कभी भी अर्थ क्लोजेस्ट टू द मून हो जाए, या मून की ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द अर्थ हो जाए, तो इस केस में इस घटना को पेरीजी बोलते हैं, और अगर फारदेस्ट हो जाए, सबसे ज्यादा दूर हो जाए, तो इस घटना को हम एपोजी बोलते हैं। तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को एपोजी पेरीजी के नाम से समझाया गया। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि अभी तो हमने पढ़ा एपोजी और पेरीजी में जी पर फोकस था, जियो मतलब अर्थ पर फोकस था, लेकिन क्या मुझे बताओ, सभी बताना, क्या सन सेंटर में है और सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही? जिस तरीके से अर्थ सेंटर में थी और उसके चारों तरफ मून घूम रहा था, ठीक इसी तरीके से सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही होती है। तो एक बारी अर्थ सन के बहुत पास आएगी, इस बारी बीच में सन है, और एक बारी अर्थ सन के बहुत दूर चली जाएगी। याद रखिएगा, पास वाली घटना को मैंने क्या बताया था? पेरी, और दूर वाली घटना के लिए मैंने क्या बताया था? एपो। याद रखिएगा, पेरी और एपो, पास और दूर का सेक्शन। लेकिन अब की बीच में सूरज आ गया, पृथ्वी तो है नहीं, और सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम का नाभिकीय संलयन होता है। इन्हीं हाइड्रोजन हीलियम के कारण इसका नाम पड़ गया हेलियन। तो सूरज को हम क्या बोलते हैं? हेलियन।
क्योंकि ये हाइड्रोजन और हीलियम और एनर्जी, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हेलियन का मतलब हो जाता है सन। तो बीच में अब आ गया सन, और सबसे नियरेस्ट में जब अर्थ आ जाएगी, सूरज के सबसे पास जब आ जाएगी, तो इस सिचुएशन को हम पेरी हेलियन कहते हैं, पेरी हेलियन। और सबसे ज्यादा दूर जब अर्थ से चली जाती है सन, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एपी हेलियन। याद रखिएगा, पेरी का मतलब होता है पास और एपी का मतलब होता है दूर, हेलियन का मतलब होता है सूर्य। ये किसके रेफरेंस में है? सूर्य के रेफरेंस में है। अगर आप ठीक से टर्मिनोलॉजी समझ जाते हैं तो दुनिया में कुछ नहीं बचता रटने जैसा। देयर इज नो नीड टू मग अप, देयर इज नो नीड टू क्रैम, यू डोंट हैव टू बी अ क्रैमर इन योर लाइफ। टू तोता नहीं बनना, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो वही कोशिश है हमारी कि हम यूजीसी नेट के बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें कि हर चीज रटी नहीं जाती। अगर आप अच्छे से उसको समझ जाते हो, कंटेस्ट को, अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो, अगर आप उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके जितने भी कंटेंट्स हैं उसको ठीक से बुकिश लैंग्वेज में ना समझकर अपने विधि से समझ जाते हो, तो बहुत आसान होता है, जिसको हम लेमैन स्टाइल, शुरू से अपनी पहली क्लास से मैं ये बात बता रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं एपीहेलियन और पेरीहेलियन क्या होता है। जब अर्थ के ऑर्बिट सन से क्लोजेस्ट होती है, तब हम इसको बोलते हैं पेरी जी बोलेंगे या पेरीहेलियन बोलेंगे। आप बताइए, ऑप्शन ए सही होना चाहिए या ऑप्शन बी सही होना चाहिए? किसके रेफरेंस में बात हो रही है? अर्थ के रेफरेंस में। और किसके रेफरेंस में बात हो रही है? सन के रेफरेंस में। तो अब बताइए, अर्थ और सन में सन बीच में है। जब सन बीच में है तो फिर जी होना चाहिए था कि हेलियन होना चाहिए था? क्योंकि सूरज बीच में है इसलिए हेलियन होना चाहिए था। और क्योंकि सबसे पास की घटना पूछ रहा हूं मैं, क्लोजेस्ट वाले के लिए, तो पेरीहेलियन इज द राइट आंसर, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि फारदेस्ट वाली सिचुएशन के लिए अर्थ और सन में क्या रिलेशन होगा, उसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या होती है, तो क्या बताएंगे कि सर दूर है तो इसको एपी बोलेंगे, और सूरज बीच में है इस वजह से इसको हेलियन बोलेंगे। तो अब ओवरऑल इसको कंक्लूड कर दूं मैं, तो जो कि आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक स्लाइड और ऐड करके मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। क्या सीखा आपने? अगर मैं कहूं कि एक चीज बताओ मुझे, क्या सीखा फाइनली, तो क्या बताएंगे? आपने सीखा एपोजी, पेरीजी, एपीहेलियन, पेरीहेलियन। तो याद रखेंगे इसको, चारों टर्मिनोलॉजीज को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। एपो का मतलब होता है दूर, जी का मतलब होता है पृथ्वी। तो जब पृथ्वी सूरज से, चंद्रमा के रेफरेंस में, ये दोनों टर्म जो होते हैं चंद्रमा के रेफरेंस में होते हैं, मून के रेफरेंस में। लेकिन ये जो टर्म्स होते हैं किसके रेफरेंस में होते हैं? ये अर्थ प्लस सन के रेफरेंस में होता है। तो मून और अर्थ के रेफरेंस में होता है। कैसे क्लासिफाई करेंगे चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो उस पर एक टिक लगाने को दे देगा। अगर ए बी सी डी, तो इसको ऐसे समझेगा, जी लगा है तो मून और अर्थ के रेफरेंस में, और हेलियन लगा हुआ है तो अर्थ और सन के रेफरेंस में ये आंसर बनेगा। चलिए मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग, और इसी के बाद ये क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जाते जाते आपको एक होमवर्क देकर जा रहा हूं, एक क्वेश्चन देकर जा रहा हूं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कहूं कि सूरज और पृथ्वी के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, तो आप किस पर टिक लगाएंगे? ए, बी, सी या डी? क्या पूछा मैंने? सूरज और पृथ्वी के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है? सर्वाधिक, अधिकतम दूरी क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है? तो क्या लगाएंगे टिक? ऑप्शन ए एपोजी, ऑप्शन बी पेरीजी, ऑप्शन सी एपीहेलियन, और ऑप्शन डी पेरीहेलियन। इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए इस क्लास को दोबारा जरूर देखिए, उसी एक्सप्लेनेशन में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट था। जितनी चीजें बताई वो सारी चीजें कॉपी डाउन कीजिए, सरल भाषा में लिखिए, अपने हाथ से नोट्स बनाइए, सरल भाषा में लिखकर अंडरलाइन कीजिए और इसको रिवीजन डेली करते रहिए, तभी जाकर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।